Yes, students, please raise your hands if my audio and video is clear. देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम की जो फिफ्थ एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। 4 एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली थी और फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हमारे पास एक शीट है। शीट आप लोग समझते हैं एक पेपर या एक मेटल की जैसे शीट होती है, तो मेटल की शीट ले सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों ले सकते हैं। दोनों का डेरिवेशन सेम है, कंडक्टिंग शीट हो या नॉन कंडक्टिंग शीट हो, दोनों ही केसेस में कैलकुलेशन सेम रहेगी। ओके, तो ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो अगर हमने इसमें एक सरफेस पर चार्ज भरा तो वो सरफेस पर ही रहेगा चार्ज, और वो ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे दोनों तरफ उससे फील्ड लाइंस निकलती हो। ये हमने कल भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जैसे हमारे पास कोई भी सरफेस है, दिस वन, ये देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस है। तो ये जो सरफेस है, ये जो एक शीट है, इस पर मैंने अगर यहाँ पर चार्ज भर दिया, पूरी की पूरी शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो इससे फील्ड लाइंस इस तरफ भी अराइज होंगी, इससे फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में भी अराइज होंगी। तो ये जो शीट होगी, इसमें दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दोनों तरफ आप लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ओके, तो लास्ट डिस्कशन हमारा ये चल रहा था कि ये एक शीट है और अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज इस पर सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे इस डायरेक्शन में भी निकलेंगी और इससे पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो दोनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। इक्विडिस्टेंट पैरेलल जो लाइंस होंगी वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक शीट के आसपास, क्योंकि फील्ड लाइंस दोनों तरफ अराइज होंगी। तो इसी शीट की हम बात कर रहे हैं और इसी शीट के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास कितना होगा। देखो, ये जो कैलकुलेशन आएगी ना गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन में डिस्टेंस नहीं आएगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के आसपास के लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है, नियर बाय के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर हम शीट से काफी दूर चले जाएंगे, शीट से काफी दूर चले जाएंगे, तो वो तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी फिर शीट। उस समय पर वो फॉर्मूला अलग होगा, उस समय पर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी एक कैलकुलेशन देख रहे हैं, उसमें जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस शीट के आसपास, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के लास्ट में। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम एक शीट को दिखाते हैं, जो शीट कैसा चार्ज होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस शीट। और चार्ज इस पूरी शीट पर क्या है, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये चार्ज को दिखाते हैं। तो इस तरह से ये चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके बाद की बात करते हैं यहाँ पर
ये जो शीट है इसका एरिया कितना है A, टोटल चार्ज क्या है Q। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा जाता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस शीट। अब इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इमेजिनेशन ऑफ ए गॉसियन सरफेस। सो वी विल कंसीडर a cylindrical Gaussian surface, a cylindrical Gaussian surface जिस पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्लोज लूप होगा, डिस्टेंस सब जगह पर सेम होगी और थीटा भी सब जगह पर सेम आएगा। गॉसियन सरफेस के, क्लोज सरफेस के तो हम उसको गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। सिलेंड्रिकल क्यूबिकल दोनों लिए जा सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2r। एक ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जिसकी लेंथ 2r होगी और ये जो शीट है वो इस सिलेंडर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंसीडरेशन पॉइंट था P। तो P पॉइंट कहाँ पर होगा, ये सर्कुलर एरिया पर होगा। इस सर्कुलर एरिया पर यहाँ पर P पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये इस शीट से कितनी डिस्टेंस पर है, ये इस शीट से r डिस्टेंस पर है। इस शीट से ये कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। और ये जो शीट है ये इस सिलेंडर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये इस सिलेंडर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में। तो इसका बाकी का जो लेंथ होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि P पॉइंट इस डायरेक्शन में भी कंसीडर किया जा सकता है। r डिस्टेंस किसी भी तरफ हो सकती है, r डिस्टेंस किसी भी तरफ हो सकती है, शीट के आगे की तरफ या शीट के पीछे की तरफ भी P पॉइंट लिया जा सकता है। तो दोनों तरफ की कैलकुलेशन हमें बतानी है। तो P पॉइंट को कहीं पर भी कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो ये एक सिलेंडर कंसीडर किया हमने जिसकी लेंथ कितनी है 2r। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो r है और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 2r। ओके, तो ये जो सिलेंडर है ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब P पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है और P पॉइंट इस सरफेस पर भी हो सकता है। यहाँ से भी r डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से भी कितने डिस्टेंस पर होगा, r डिस्टेंस पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। तो इस तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इसको रेड पेन से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और अगर मैं ये वाला सर्कुलर एरिया की बात करता हूँ, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, वो स्मॉल एलिमेंट है dA। तो एरिया वेक्टर कितना आएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर dA वेक्टर। स्मॉल एलिमेंट लिया dA और dA का एरिया वेक्टर आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पर थीटा मिलेगा 0 डिग्री इस कंडीशन में। और अगर P पॉइंट यहाँ कंसीडर करता हूँ तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे की तरफ जाएंगी लाइंस। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर पिछले फेस की बात करेंगे, इसके बैक फेस की बात करेंगे तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही जाएंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इस जगह पर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, दैट एरिया इज dA और उसका जो एरिया वेक्टर आएगा दैट विल बी dA वेक्टर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, यहाँ पर भी इसमें कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। एक सरफेस और होता है, सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं। एक होता है ये सर्कुलर सरफेस, दूसरा होता है ये कर्व सरफेस और फिर नीचे की तरफ भी कैसा होता है, नीचे की तरफ भी एक सर्कुलर सरफेस होता है। तो ये सर्कुलर सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस और ये है कर्व सरफेस। तो इस सरफेस की बात करते हैं। अगर इस सरफेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर ही जाएंगी। ये सरफेस है, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाई इस सरफेस से। तो इस सरफेस के साथ तो लिंक ही नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेता हूँ तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है, इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर क्या लिया जाएगा, इसका एरिया वेक्टर। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, ये कर्व सरफेस है, इसके 90 डिग्री पर क्या लिया, इसका एरिया वेक्टर लिया।
90 डिग्री पर एरिया वेक्टर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल आएगा इस सरफेस के लिए, दैट विल बी 90 डिग्री। तो सब सरफेस का हमने थीटा पता कर लिया। अच्छा, इन सरफेसेस के नाम भी देने पड़ेंगे। सरफेस दिस वन, अगर पी पॉइंट यहाँ पर है, चलो इस सरफेस को हम लोग S1 लिख देते हैं। ये जो कर्व सरफेस है इसको S2 लिख देते हैं, और ये जो थर्ड सरफेस आ रहा है सर्कुलर सरफेस, इसको S3 लिख देते हैं। तो ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इससे भी कैलकुलेशन हो जाएगी, और क्यूबिकल सरफेस से भी मैं आपको करके बता दूंगा, क्यूबिकल सरफेस से भी किया जा सकता है। ओके, इस सिलेंडर को ऐसा बड़ा भी ले सकते हैं जिसका सर्कुलर सरफेस काफी बड़ा होगा, जो इस शीट में से आने वाली फील्ड लाइंस को कवर करेगा। अच्छा, एक बात और सुनो, ये पी पॉइंट इस सरफेस पर मैं यहाँ पर लूं, यहाँ पर लूं, कहीं पर भी लूं, ये जो सर्कुलर सरफेस है इसकी डिस्टेंस शीट से सेम रहेगी। तो इसीलिए हमने ये सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, ताकि ये पी पॉइंट इस सर्कुलर सरफेस पर किसी भी जगह पर लिया जाए, सब जगह पर आर डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस सेम रहेगी, और सब जगह पर इसके ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस हमने दिखाया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहीं रहेगा। तो पी पॉइंट अगर आप यहाँ लोगे तो ये एरिया वेक्टर आएगा, पी पॉइंट यहाँ लोगे तो ये एरिया वेक्टर आएगा, यहाँ लोगे ये एरिया वेक्टर आएगा, और ये चार्ज से हमेशा कितनी डिस्टेंस पे रहेगा? ये चार्ज से हमेशा आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये सर्कुलर सरफेस इसीलिए तो लिया जा रहा है, इस पर आप पी पॉइंट कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए थीटा और डिस्टेंस दोनों वैल्यूज कैसी मिलेंगी आपको? सेम मिलेगी। सो नाउ वी विल अप्लाई द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो आंसर है फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड स्टेप। ये पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी लेंथ 2r है, और इस सरफेस पर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला सर्कुलर सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस, तीसरा सर्कुलर सरफेस। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तीन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर बताएंगे कि पी पॉइंट सर्कुलर सरफेस पर कहीं पर भी हो सकता है, और वहां पर डिस्टेंस भी सेम रहेगी और थीटा भी सेम रहेगा उस सरफेस के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ये भी लिखेंगे कि ये शीट में टोटल चार्ज Q है और इसका एरिया जो है वो A है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा स्टेप फर्स्ट में। अब हम लोग बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। ये तो पूरे सरफेस का एरिया बोल रहा है। सिलेंडर जो है उसके तीन सरफेस हैं, ये सर्कुलर, ये कर्व और तीसरा सर्कुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया था जिसमें हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था उस सर्कुलर सरफेस से। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S1 सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? ई डी ए, पहले सरफेस के लिए, S1 सरफेस के लिए ई डी ए लिखेंगे। और थीटा कितना है? थीटा 0 है, तो यहाँ लिखा जाएगा cos 0 प्लस फॉर द सेकेंड सरफेस, दिस इज नॉट द लिमिट, ये लिमिट नहीं है, ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया 2 या इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया सेकेंड, ई डी ए। यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा इज 90, तो यहाँ आएगा थीटा 90। तीसरे सरफेस के लिए क्या लिखेंगे? ई डी ए, ये थर्ड सरफेस है, यहाँ पर थीटा कितना है? यहाँ पर थीटा है 0। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन था, मतलब पूरे सरफेस का जो इंटीग्रेशन था, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, S1, S2 और S3। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तीनों को ऐड करते ही, तीनों का सम करते ही। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। cos 0 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है, और इंटीग्रेशन जो होगा वो सरफेस एरिया का होगा। तो S1 का इंटीग्रेशन करना है, S1 सरफेस एरिया का टोटल एरिया लिख देंगे यहाँ पे, और इसके लिए क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है। अब 0 के साथ e को मल्टीप्लाई करो, एरिया को मल्टीप्लाई करो, ये 0 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन किसका होगा? सरफेस एरिया का, और cos 0 की जगह 1 आ जाएगा।
सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अच्छा ये जो शीट है इसका जो एरिया है, जो शीट है उसके एरिया को हम लोग लिख देते हैं किससे, A1 से लिख देते हैं। जो शीट का एरिया उसको A1 से लिख देते हैं। और ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका एरिया A लिख देते हैं। और ये पीछे की तरफ भी जो सर्कुलर सरफेस होगा इसका टोटल एरिया भी क्या आएगा, A आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा E इंटू ए प्लस 0, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कितना आ जाएगा, E इंटू ये S3 सरफेस, S3 सरफेस का ये भी सर्कुलर, अगर उसका एरिया A है तो ये सिलेंडर है, तो इसके दूसरे सर्कुलर सरफेस का एरिया भी क्या होगा, A होगा। तो यहाँ पर भी EA आ जाएगा। इसको ऐड करोगे EA प्लस EA, so this will be 2EA, this is the electric flux। तो ये आगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड कहता है कि आपको क्या यूज करना है, यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉस थ्योरम यूज करनी है और उसके बेसिस पे फ्लक्स बताना है। गॉस थ्योरम के बेसिस पे ओके अब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं गॉस थ्योरम के बेसिस पे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, कितना फ्लक्स है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द शीट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स। ये टोटल फ्लक्स होता है जो किसी भी सरफेस के साथ क्या होता है, जो किसी भी सरफेस के साथ लिंक होता है। ओके तो ये हमने अप्लाई कर दिया इसमें। देखिए इसमें टोटल चार्ज आता है, ये इस डायग्राम में हमने ये जो सिलेंडर लिया ये इतना दिखाया है। आप इस पूरी शीट को कवर करने का भी सिलेंडर ले सकते हैं, या पूरी शीट को कवर करना है तो क्यूबिकल सरफेस भी ले सकते हैं। तो जब हम क्यूबिकल सरफेस लेंगे, ऐसा ये शीट है और इस शीट से हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये एक क्यूबिकल सरफेस है जो क्या करेगा, अब ये शीट थी, इस शीट से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो फील्ड लाइंस इस पूरे सरफेस को क्या करेंगी, इस पूरे सरफेस को कवर करेंगी फील्ड लाइंस। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक सरफेस आगे की तरफ है, एक सरफेस पीछे की तरफ है। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेंड्रिकल सरफेस की जगह क्यूबिकल सरफेस, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस में क्या होगा, ये पूरी की पूरी शीट को कवर कर सकते हैं और पूरी शीट में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स को बताएगा। पूरी शीट से जितना भी फ्लक्स आएगा वो किसको बताएगा, वो टोटल फ्लक्स को बताएगा। So the charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught, this is the Gauss law and this is the second equation, ये second equation है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं थर्ड फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल रख देना है। सो हियर आई विल राइट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2EA, इक्वेशन सेकंड क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ये सब क्वांटिटीज इस तरफ ले जाएंगे, दिस विल बी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये लिखा हुआ Q अपॉन A1, पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। अगर पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये Q अपॉन A जो है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। एक नॉन कंडक्टिंग शीट के आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे n वेक्टर या r वेक्टर लिख देंगे। मतलब जिस तरफ आप डिस्टेंस मेजर करोगे उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q अपॉन A की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। ये तब लिखा जा सकता है जब गॉसियन सरफेस जो होगा वो पूरी शीट को कवर करेगा, पूरे फ्लक्स को कवर करेगा, उस केस में। ओके तो उसी को डिस्कस करते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमने Q अपॉन A की जगह सिग्मा लिखा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के आसपास होगा। ये शीट है, इसके आसपास कोई भी आप पॉइंट लोगे वहां पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन अगर हम इससे काफी दूर चले जाएं, जैसे कि ये शीट यहाँ पर पड़ी थी और इससे इतनी डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट ले रखा है,
तो उस केस में ये जो शीट है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, काफी अगर ये दूर होगी तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी तो फिर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस शीट में जितना भी चार्ज है और डिस्टेंस का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, देन दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कम होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप शीट से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन जब कंसीडरेबल डिस्टेंस होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, अब हम लोग उस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अगर क्यूबिकल सरफेस लेंगे तो क्या होगा, उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। उस केस में ये वाला जो एरिया आ रहा है वो इस शीट के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो उस डायग्राम को देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक शीट बनाते हैं और गॉसियन सरफेस ऐसा भी लिया जा सकता है। वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इस वजह से हम उस डायग्राम को नहीं बनाते हैं, अदरवाइज तो वही डायग्राम काम में आना चाहिए। जैसे ये मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, दिस इज द गॉसियन सरफेस विच वी हैव टू यूज। ये हमें यूज करना चाहिए गॉसियन सरफेस इस कैलकुलेशन के लिए। ये गॉसियन सरफेस होना चाहिए, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये शीट है, हम लोग क्या मान करके चलेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और उसके सेंटर में आपको क्या रखनी है, उसके सेंटर में आपको ये शीट रखनी है। तो हमने क्या किया, ये एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में मैंने ऐसा शीट रख दी। अगर मैंने ऐसा शीट रखी तो इससे इस तरफ भी फील्ड लाइन निकलेंगी, इससे इस तरफ भी फील्ड लाइंस निकलेंगी। वो फील्ड लाइंस भी आप दिखा सकते हो इसमें। तो यहाँ से फील्ड लाइंस अराइज होंगी जो इस सरफेस से बाहर आएंगी, ऐसा, दिस वन। और पीछे की तरफ भी फील्ड लाइंस अराइज होंगी जो इस सरफेस से बाहर आएंगी, ऐसा होगा ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ भी है, आगे की तरफ भी है। और ये वाला जो सरफेस है ये भी इससे कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। ये सरफेस भी इससे कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। अच्छा, अब इस केस में देखो, शीट का जो एरिया है वही एरिया किसका होगा, जो शीट का एरिया है वही एरिया गॉसियन सरफेस का होगा। कौन से वाले का, इसमें 6 फेसेस होंगे, सबके साथ फ्लक्स लिंक नहीं होगा। इसमें 6 फेस हैं, सबके साथ फ्लक्स लिंक नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ लिंक होगा आगे वाले सरफेस के साथ और इसके पीछे वाले सरफेस के साथ। ऊपर वाले सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। ये जो ऊपर का सरफेस होगा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा 90। नीचे सरफेस की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वहां पर भी 90 आएगा। इस साइड वाले सरफेस की बात करोगे तो एरिया वेक्टर आएगा आपकी तरफ ऐसा। पीछे वाले सरफेस की बात करोगे तो एरिया वेक्टर आएगा पीछे की तरफ। तो बाकी चार फेसेस में एंगल 90 आएगा। कौन कौन से, टॉप, बॉटम, दिस साइड एंड बैक साइड। ये फ्रंट वाला फेस और पीछे वाला फेस, इन सबके साथ जो थीटा आएगा वो 90 आएगा। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ दो सरफेस से पास होंगी, सिर्फ दो सरफेस से पास होंगी, एक ये फ्रंट वाला सरफेस और एक ये बैकवर्ड वाला फेस। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस होता है इस केस में एक्चुअली। ये समझ आ गया सबको कि ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस क्यों लिया जा रहा है। पहले हमने डायग्राम में इसको नहीं दिखाया था क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हमने इसको नहीं दिखाया। यहाँ पर आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया किसके बराबर आएगा, शीट के एरिया के बराबर आएगा। अब हम लोग फिर से उसी स्टेप पे आते हैं। देखो क्या था फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप था कि जिसमें हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल लिखा था। अब क्या कर सकता हूँ इस केस में यहाँ पर जो चार्ज है ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। और ये जो शीट होगी इसके एरिया को भी मैं क्या लिखूंगा, इसके एरिया को भी मैं ए लिखूंगा। ये वाला सरफेस है, बैकवर्ड वाला सरफेस है S1 और फ्रंट वाला सरफेस है S3 और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये होगा S2, नीचे वाला सरफेस S4, S5, S6, 6 सरफेसेस आएंगे। इसमें 6 सरफेस आएंगे, इसलिए क्यूबिकल सरफेस को डायग्राम में नहीं दिखाया गया था।
तो ये एक्चुअल में ये गॉसियन सरफेस होता है। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 6 पार्ट आएंगे, S1 सरफेस, S2 सरफेस, S3, S4, S5, S6, क्योंकि क्यूबिकल सरफेस के 6 फेसेस होंगे। और फ्लक्स सिर्फ किसके साथ लिंक होगा? फ्लक्स सिर्फ दो सरफेस के साथ लिंक होगा, एक तो पीछे वाला सरफेस और एक आगे वाला सरफेस, इनके साथ लिंक होगा फ्लक्स। तो ये फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद में गॉस लॉ लगाएंगे कि इस पूरे गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देंगे 1/एप्सिलॉन नॉट, वो फ्लक्स होगा। वो क्या होगा? वो फ्लक्स होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड करोगे तो ये आएगा 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब हम Q अपॉन A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ Q अपॉन A की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लिख सकते हैं। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? पहले भी फॉर्मूला तो यही बन रहा था, लेकिन आप ये देखो ना, ये सिलेंड्रिकल सरफेस का ये वाला जो सरफेस है जिसका एरिया हमने ए लिखा था, क्या इसमें टोटल चार्ज आ रहा है? क्या ये पूरी शीट को कवर कर रहा है क्या? तो आंसर है इसमें पूरा टोटल चार्ज नहीं आ रहा। गॉस लॉ क्या कहती है? इस स्टेप में गड़बड़ होती है। अगर हम ये वाला सरफेस यूज करते हैं तो इस स्टेप में प्रॉब्लम होती है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है, क्या ये पूरा चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है क्या इस शीट का, या सिर्फ इतना सा चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है जहां से ये पास हो रहा है सिलेंडर? तो ये पूरे चार्ज को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, इसलिए ये गॉसियन सरफेस है इसके लिए। ये गॉसियन सरफेस है। अब इसमें जितना भी चार्ज है वो पूरा का पूरा इस गॉसियन सरफेस में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द नॉन कंडक्टिंग शीट। क्लियर है ये सबको? हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग शीट की। कंडक्टिंग शीट की कैलकुलेशन सेम रहेगी। उसका कारण क्या है? कंडक्टिंग शीट के भी दो सरफेस होंगे। ये एक शीट है जिसका एक फ्रंट फेस होगा, एक बैक फेस होगा। तो जब हम इसमें चार्ज को भरेंगे तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कैसा बिहेव करेगा? ये नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह ही बिहेव करेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये जो शीट है इसकी थिकनेस तो है नहीं। तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज इस शीट पर है। तो कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट, इन दोनों के डेरिवेशन कैसा आएंगे? सेम आएंगे। यही सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है आपको, किसके लिए? कंडक्टिंग शीट के लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर द दिस कैलकुलेशन इज ऑल्सो फॉर द कंडक्टिंग शीट। ये भी किसके लिए? ये भी कंडक्टिंग शीट के लिए। अब मेन बात इसमें ये है कि अगर आप ये वाला गॉसियन सरफेस लेते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं? यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, 6 सरफेस लेने पड़ेंगे, 6 सरफेस लेने पड़ेंगे। उनकी नेमिंग देखो क्या क्या होगी। S1, ये ऊपर वाला जो सरफेस है उसको S2 लिख देते हैं। ये सरफेस को हमने S3 लिख रखा है ऑलरेडी, दिस सरफेस। ये सरफेस S3 है। जो बॉटम सरफेस है उसको लिखेंगे S4। और जो फ्रंट वाला सरफेस है जो यहाँ पर आ रहा है उसको S5 लिखेंगे। और पीछे वाला जो सरफेस है बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी S6। तो ये 6 सरफेस आएंगे। अब S1 और S3 के लिए cos 0 आएगा, थीटा जो आएगा वो 0 आएगा। बाकी सबके लिए थीटा क्या आएगा? 90 आएगा। अगर आप ये वाला सरफेस लेते हो, ऊपर वाला सरफेस लेते हो, दिस वन, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे थीटा कितना आएगा? 90। सेम इसी तरह से नीचे वाले सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और नीचे वाले सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, एंगल फिर से कितना बनेगा? 90। फ्रंट के लिए भी 90 और बैक के लिए भी 90। तो 6 फेसेस। अगर आप ये वाला लोगे, ये ध्यान रखना, अगर आप ये वाला गॉसियन सरफेस लेकर के करते हो तो कैलकुलेशन सही होगी एकदम। और 6 यहाँ पर सरफेस लिखने पड़ेंगे आपको। बाद में कैलकुलेशन में तो 2 ही आएंगे, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। सिर्फ 2 में 0 डिग्री आएगा, बाकी सब में 90 डिग्री आएगा।
तो ये कैलकुलेशन चलेगी। और इस शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस कंसीडरेबल है, ये पी पॉइंट काफी दूर है, अगर इस शीट से पी पॉइंट काफी दूर होगा तो उस समय पर ये शीट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये सिर्फ शीट के आसपास आएगा, शीट के आसपास जो भी पॉइंट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। So this is all about the non-conducting and conducting sheet, non-conducting and conducting sheet। अब इसमें एक एप्लीकेशन बचा है वो है प्लेट का। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग प्लेट के बारे में और नॉन कंडक्टिंग प्लेट के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।